खंड लीडर्स स्पीक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कोरोना ने दुनिया के तौर तरीके बदल दिए हैं और पढ़ाई का तरीका भी बदला है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई चुनौतियों के बीच ऑनलाइन पढ़ाई पर हर किसी का फोकस है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि मौजूदा हालात में एजुकेशन सिस्टम के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ऑनलाइन क्लास के फायदे और नुकसान क्या हैं। कोरोना के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो प्रबंधन के सामने क्या क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां किस तरह की जा रही हैं। साथ ही इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई से छात्र और उनके अभिभावकों के सामने जो परेशानियां आ रही हैं, उनके समाधान के लिए स्कूल प्रबंधन, कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना यकीनन संकट का दौर है, लेकिन सवाल बच्चों के भविष्य का है और भविष्य संवारने की बड़ी जिम्मेदारी स्कूलों की ही रहती है। लिहाजा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूलों की ओर से इस दौर में क्या किया जा रहा है। और इस वक्त तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ। आप प्रिंसिपल हैं पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल के। बहुत बहुत स्वागत ब्रजेंद्र जी आपका। इस वक्त जोनाथन ए लाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप डायरेक्टर हैं शॉर्ट्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनिल अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। सबसे पहले मैं जोनाथन ए लाल साहब आपके पास आना चाहूंगा और सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, क्या चुनौतियां इस वक्त आपके विश्वविद्यालय के सामने आ रही हैं? क्या चुनौतियां किस जो आ रही हैं उनसे निपटने के लिए आपका प्रबंधन, आपका विश्वविद्यालय कदम उठा रहा है? सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे। और दूसरी बात ये भी इसमें आप साथ साथ जोड़ दीजिएगा कि कोरोना ने कितना बदला है पढ़ाई का स्टाइल और आप लोगों को पढ़ाने में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। यूनिवर्सिटी जनवरी सेमेस्टर में स्टार्ट हुई थी, तो जनरली जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल सेमेस्टर्स चलते हैं वैसे हम लोग चला रहे थे। मार्च में माननीय मोदी जी ने जब अनाउंस किया लॉकडाउन को लेके, तो हम लोगों ने सोचा शायद लॉकडाउन ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक का होगा, तो हम लोगों ने बच्चों को छुट्टी भिजा दिया कि आप लोग इंतजार करिए, 1 महीने बाद हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन लॉकडाउन 1 के बाद जब लगा कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और ओवरऑल सिग्निफिकेंट क्या हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको बदलना पड़ेगा वरना हमारे बच्चों का नुकसान होगा। तो हम लोग स्विच हुए इमीडिएटली ऑनलाइन लर्निंग पे, ऑनलाइन टीचिंग पे। हम लोगों ने फोकस किया। अच्छा, अब 2 चीज है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग भी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल भी आता है और थ्योरी भी आता है। तो थ्योरी के लिए तो हमारे लिए बड़ी आसानी थी कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे स्विच कर जाएंगे, जो कि हमने किया। लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस देखते हुए कोरोना अभी भी भारत में स्पाइक होना है, तो हम प्रैक्टिकल्स को कैसे कराएंगे? तो फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया थोड़े इनोवेटिव स्टाइल में, जो कि यूनिक था कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। हम लोगों ने ये किया कि प्रैक्टिकल्स को हम नेक्स्ट सेमेस्टर में शिफ्ट कर देंगे और थ्योरी ओनली क्लासेस के क्रेडिट आवर्स को हम इस सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। यानी जो सब्जेक्ट जिसमें 2 क्रेडिट आवर्स टीचिंग का था और 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल का था, तो उस 1 क्रेडिट आवर को हमने नेक्स्ट सेमेस्टर जुलाई सेमेस्टर में डाल दिया है। और इस सेमेस्टर में 2 क्रेडिट आवर्स को असेस करके ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन क्लासरूम, और हमारे टीचरों ने काफी मेहनत की। हम लोगों ने जूम का माध्यम इस्तेमाल किया, स्काइप का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन वीडियोस का और वेबिनार्स का भी फॉर्मेट हम लोगों ने काफी यूज किया। उससे हमारे बच्चों का हमने फुल असेसमेंट कर दिया। हालांकि अब हम लोग मार्क्स भेज रहे हैं और इस सेमेस्टर में हमारे बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये सेमेस्टर हम लोगों ने बिना प्रैक्टिकल्स का किया। प्रैक्टिकल्स के हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा इसको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग और हेल्थ साइंसेज अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज रहने की बहुत आवश्यकता है। तो हमने कहा नहीं, इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में शिफ्ट करेंगे। तो उसका असेसमेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा विद सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसमें जो चुनौतियां हमें आई थी वो ये थी कि देखिए सारे स्टूडेंट्स, देखिए जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उसमें ज्यादातर बच्चे मिडिल क्लास टू हाई क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी है, तो उसमें गरीब बच्चे भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, अमीर बच्चे भी हैं। तो मिडिल क्लास और अमीर बच्चों को पढ़ाने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि घर के मम्मी पापा ने काफी अच्छा ब्रॉडबैंड नेटवर्क ले रखा है और वो लगातार पढ़ रहे हैं। जब हमें दिक्कत आई थी वो आई थी जो गरीब बच्चे गाँव और रिमोट एरियाज में है, और उन बच्चों को पढ़ाने में हम लोगों को दिक्कतें हुई थी, क्योंकि उनके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी या तो लिमिटेड बैंडविड्थ था या बिल्कुल ही नहीं था।
तो जिनके पास लिमिटेड बैंडविड्थ था उनके लिए हम लोगों ने अलग से क्लासेस कराई, अलग से टाइम दिया और उनको अलग से शिक्षा दिया। अब जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं था या तो 5-6 किलोमीटर जाके साइबर कैफे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज्वाइन किया। हमारे बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया, हम अपने छात्र और स्टाफ दोनों का कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं, बड़ी मेहनत की। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे तो हमारे टीचर ने इतनी मेहनत की कि उन्होंने फोन पे लेक्चर दे दिया, फोन कॉल करके बच्चे को 1 घंटे का लेक्चर दिया पूरे महीने, पूरा सेमेस्टर भर। तो इसको हमने इस तरह सॉल्व किया। हालांकि आप जानते हैं कि इंडिया का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमें जो है सरकार से चाहिए कि अगर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में, रिमोट एरिया में स्ट्रांग कर दें तो इन गरीब बच्चों के लिए भी ऑनलाइन लर्निंग में इतनी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हमने इसको फोन कॉल के दौरान सोल्यूशन दे दिया। 90% बच्चों ने ऑनलाइन टीचिंग की है, 10% उससे कम में लिमिटेड ऑनलाइन टीचिंग प्लस टेलीफोन, और उससे 1% और कम बच्चों ने सिर्फ टेलीफोन पर पढ़ाई की। तो हम लोगों ने पूरा कवर किया, टेस्ट लिया, वाइवा लिया, सब कुछ हम लोग कर पाए इस चीज को। बिल्कुल। तो इस तरह हम लोग चुनौतियां दोनों पक्षों के सामने भी है, पढ़ने वालों के सामने भी, पढ़ाने वालों के सामने भी, जो मैनेजमेंट बैठा रहे हैं क्योंकि उन्हें IT सपोर्ट लेना है तो उनके सामने भी। अनिल अग्रवाल जी, मैं आपका तजुर्बा भी जानना चाहूँगा कि बड़े कॉलेजेस में ये समझिए आपकी जो बच्चे 11th के बाद हैं, 12th के बाद हैं, वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करते हैं। किस तरह की दिक्कतें जब उससे कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसमें माता पिता को भी बहुत हद तक इन्वॉल्व होना पड़ता है, और क्या क्या चुनौतियां इस कोविड के दौर में आप लोगों के सामने आ रही हैं, उनसे उबरने के लिए आपके प्लान क्या हैं इस वक्त? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि क्लास 11th एंड 12th ये बच्चे टेक सेवी हैं, आजकल के बच्चे हैं, और मोबाइल की बात तो मैं नहीं बोलूँगा, बट टेक्नोलॉजी के जो डिवाइसेस होती हैं उनका यूज़ बच्चे कर रहे हैं। और चूँकि एक सिचुएशन सबके सामने इस तरह की आई कि ये एक ऑप्शन चुनना पड़ा जी। लेकिन मैं उसको कहने से पहले ये बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये ऑप्शन एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट क्लासरूम की जो फेस टू फेस टीचिंग होती है उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। वो एक अपनी नेसेसिटी है। ये सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर हम लोगों के पास कोई और एवेन्यू नहीं था, तो हम लोगों ने उसको एक माध्यम बनाया सो दैट बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी बनी रहे और बच्चों के तक चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई जा सके। ऑनलाइन टीचिंग आसान काम नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी। टीचर्स ने बहुत मेहनत करी और एफर्ट्स भी बहुत डाले। उन्होंने खुद में, मैं शिक्षकों के लिए भी बोलूँगा, टीचर्स के लिए, उनके लिए खुद में एक नया था और उन्होंने उस चीज़ों को बहुत मेहनत से, बहुत ढंग से किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। तमाम जगहों से ये बात उठी कि बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, आंखों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कहीं पर एक थोड़ी सी समस्याएं हों, लेकिन जब हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता है तो हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। रही बात जो आपने छोटे बच्चों की बात बोली, ये बिल्कुल फैक्ट है। बड़े बच्चे चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है अगर उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो भी, क्योंकि बच्चे उस डिवाइस को उतना यूज़ करने में कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। कुछ लोग, हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत टेक सेवी हैं, छोटे बच्चे मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, बड़ा पेरेंट्स खुश होते हैं कि मेरा 3 साल का बच्चा वो सारे फीचर जानता है। बट एक चीज़ों को, मोबाइल को यूज़ करना जानना और एक मोबाइल के ऊपर या उस डिवाइस के ऊपर जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइस है जी, उस पर बैठ के पढ़ाई करना, वो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो छोटे बच्चों के साथ मैं जहाँ तक बोलूँगा कि अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो नर्सरी क्लास के बच्चे को इमेजिन करके आप देखिए, जिसकी एज केवल 3 साल की होती है या उससे ऊपर, केजी क्लास में 4 या 5 साल का बच्चा है, क्लास 1 में 6 साल का बच्चा है, 7-8 साल 10 साल तक के बच्चे जो कि हम लोगों के हिसाब से छोटे बच्चे हैं। और अभी की परिस्थितियां उनको परमिट भी नहीं करती कि स्कूल जल्दी हाल फिलहाल में खुलने का ऑप्शन शायद इन छोटे बच्चों के लिए नहीं हो पा रहा है, तो इनको करना है। तो इनके साथ जो भी हमारे टीचर्स ने व्हाट्सएप पर वीडियोस बनाए उनको भेजा, क्योंकि इनको ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा टफ काम हो रहा था, चीज़ों को वो ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। हाँ, लेकिन उसके ऊपर के बच्चों ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अपने करे, गूगल मीट के थ्रू और शुरुआत में अदर प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए टीचर्स ने अपने एफर्ट्स डाले और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से किया।
मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन टीचर्स को, क्योंकि स्कूल में आज की जनरेशन के टीचर्स भी हैं और पुराने टीचर्स भी हैं। इट वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर दोज टीचर्स जो थोड़ा एल्डरली जिसको हम बोल सकते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी का यूसेज उतना नहीं था, उन्होंने भी सीखा। और आज जब ये सिचुएशन हम लोगों के सामने आई तो हर स्कूल ने, हर किसी ने सीखा, क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि रेंडमली हॉलीडेज डिक्लेयर कर दी जाती थी, तो उस समय बच्चा अपने घर में बैठता था और उसके पास कोई और चीज नहीं होती थी। टीचर भी स्कूल में आ रहा है बट काम नहीं कर पा रहा, पढ़ा नहीं पा रहा। बट इस सिचुएशन ने एक एवेन्यू दे दिया कि आगे जब इस तरह की छुट्टियां होती हैं या सपोज संडे को रेमेडियल क्लास लेनी है बच्चों की या कुछ होना है, तो आज एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि बच्चे को टीचर ने तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज भेजा, एक लिंक भेजा और उसने अपनी क्लास, जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं या रेमेडियल पढ़ाई करनी है तो उसके लिए स्कूल नहीं आना और उसने ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें जब डिफिकल्ट, मैं कहता हूँ जब डिफिकल्ट टाइम आता है तो लर्निंग प्रोसेस और फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो जब ये डिफिकल्ट टाइम आया तो सभी ने बहुत कुछ सीखा और नए रास्ते भी वहीं से मिलते हैं। जब तक हम मुश्किल में नहीं भाई साहब ने अभी भी बात बोली तब कि तक हम जो मुश्किल रास्ते जो है वो कैसे तय करेंगे, उनको चुनौती से निपटने के लिए कैसे हम खड़े होंगे, ये भी कैसे सीखेंगे। ब्रजेंद्र सिंह जी भी, उनके पास चलते हैं। आप प्रबंधक हैं पायोनियर मॉन्टेसरी स्कूल के। किस तरह से देख रहे हैं आप इस चुनौती को? कितना बदला है ब्रजेंद्र जी शिक्षा के क्षेत्र को इस कोविड-19 ने, और इससे उबरने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? राम मोहन जी, देखिए, जिस समय पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तो ये उम्मीद थी कि ये लॉकडाउन शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा। बड़े समय से, सही समय से केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया, लेकिन परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन बढ़ाते चले गए। तो जब पहले लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन आया, उस समय एक परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हुई, एक चुनौती खड़ी हुई। और हमारे सामने क्या, सभी विद्यार्थियों के सामने, सभी विद्यालयों के सामने जी। और सही रूप में कोई भी स्वस्थ रूप से तैयार भी नहीं था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एकदम से इतना करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सभी शिक्षकों को, यही के नहीं पूरे देश के शिक्षकों को। 12th तक आप जानते हैं कि 12th तक के छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऑनलाइन का अभी तक नहीं किया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक भी मेंटली तैयार नहीं थे, उनके पास साधन नहीं थे। लेकिन एक चुनौती के रूप में उन्होंने इसको लिया, और जिस चुनौती के रूप में लिया, उनके पास साधन न होते हुए भी उन्होंने एक हफ्ते में अपने आप को तैयार किया। और उसमें छोटे बच्चों से लेकर के 12th क्लास के बच्चों तक जी, जिस तरीके से उन्होंने लेसन तैयार करके, वीडियो तैयार करके अपलोड किए हैं, मैं समझता हूं कि ये कठिन अवसर को सरल बनाने के लिए किया गया। समस्या थी, विद्यार्थियों को निरंतरता भी बनाए रखनी थी ताकि वो पढ़ाई से दूर न हो जाए। 3 महीने का समय एकदम से जब पढ़ाई से दूर हो जाता है तो दोबारा उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए मुश्किल होती है जी। और मैं ये समझता हूं कि इसमें सहयोग टीचर्स का ही नहीं, हमारे गार्जियंस ने भी अदा किया है। उन्होंने, बच्चों ने भी अदा किया है कि इसको एकदम से जो निरंतरता बनाए रखी, जो उन्होंने इंटरेस्ट लिया, अपने बच्चे के साथ में खड़े हुए, उनको गजेट ला के दिए। परिस्थितियाँ थी, सभी के पास नहीं थे साधन जी, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने चाहे अपने दोस्त के पास जा कर के सीखने की कोशिश की। तो एक चुनौती को अवसर के रूप में लिया गया है। और देखिए, ये तो जरूरी था। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ठीक, आप हमें ठीक कह रहे हैं कि ये परंपराओं इस के वक्त साथ जरूरी में था। नवीन तकनीक लेकिन को आप अपनाना जब पड़ेगा। पेरेंट्स की बात कर रहे हैं और गार्जियन की बात कर रहे हैं, तब अनिल अग्रवाल जी, एक प्रश्न मेरा आपसे फिर से है, और वो प्रश्न ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो या तो वाकई उनके सामने प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो फीस नहीं भर पा रहे, या कुछ ऐसे भी हैं जो भरना ही नहीं चाहते। अब दिक्कत आप लोगों के सामने भी बहुत सारी है, स्टाफ भी बड़ा हो गया होता है अच्छे स्कूल्स का, ख़ास तौर से ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनको तुरंत पैसा चाहिए, उनका पैसा किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। तो इसको लेके क्या प्लानिंग है? ये जो फीस को लेके विवाद है अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच में,
ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे खुशी है कि कम से कम उसकी महत्ता को आप समझ पा रहे हैं। अभी अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो एक र्यूमर उड़ा दिया कि डीएम साहब ने हमारे एक आदेश दे दिया है कि 3 महीने की फ़ीस नहीं ली जाएगी, और आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। आज स्कूलों के सामने वाकई में एक वित्तीय संकट आके खड़ा हुआ है। इसको पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो सुन रहे होंगे तो शायद वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट मैं इस चैनल के माध्यम से बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा और हकीकत के कुछ आंकड़े भी बताना चाहूँगा कि अप्रैल माह की फ़ीस, चूँकि 7 अप्रैल 2020 को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा आदेश पारित किया कि ये पैंडेमिक सिचुएशन लागू हुई है और स्कूल्स मंथली फ़ीस लें, 3 महीने की फ़ीस एक साथ ना लें। अप्रैल की अप्रैल में, मई की मई में, जून की जून में, इस तरह से लें। और उसमें एक और बात देखिए कि लॉकडाउन पीरियड में यदि किसी पेरेंट को दिक्कत है तो वो फीस पे अभी अगर नहीं कर पा रहा तो स्कूलों को वो अपनी बात बता दे और स्कूल उसको आगे एडजस्ट कर लें। आज परिस्थिति ये है, और उसमें एक सक्षम वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि जो सब सक्षम अभिभावक है वो अपनी फीस को ज़रूर जमा कर दें। लेकिन आज स्थिति ये आ चुकी कि अप्रैल माह की ज़्यादातर स्कूलों में 40 से 50%, बहुत अपर एंड पे बोल रहा हूँ 50%, 40% पेरेंट्स ने फीस पे करी है। बहुत सारे बच्चों से जब बात होती है, उनके पेरेंट्स से बात होती है, तो ये होता है कि हम इस साल अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं है, हम भेजेंगे नहीं, या और भी तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा कि सडनली हम इतना इम्पेशेंट क्यों हो गए। आज अगर 2 महीने में परिस्थितियां हैं, पेरेंट्स ये सोच सकते हैं कि स्कूल फीस के लिए इतना दबाव क्यों बना रहे हैं। उनका अपनी जगह सही है कि उनका भी व्यापार अफेक्टेड हुआ है, बट मैं कहता हूं कि कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं। जो लोग ठीक से हैं, जिनकी चीज़ें लॉकडाउन में बिजनेस चलते रहे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जी, जिनको वेतन समय से मिलता रहा अपने विभागों से, क्या उन्होंने अपने बच्चों की फीस को जमा करना अपनी जिम्मेदारी को समझा? वो ये मान के बैठे हुए हैं कि सरकार शायद इन 3 महीनों की फीस माफ कर सके, जबकि हम आभार प्रकट करते हैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कई बार इस चीज को क्लियर किया। एक तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय और 22 अप्रैल को कर दिया कि इस साल किसी भी स्कूल की फीस बढ़ाई भी नहीं जाएगी, जो लास्ट ईयर चार्ज की गई है वही फीस चार्ज की जाएगी। ये सब होने के बाद 3 महीने का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लिया जाएगा, उसको भी स्कूलों ने स्वीकार किया। लेकिन आज जो चीजें कम हो चुकी हैं उसके बाद भी पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे, बहुत बड़ा सवाल है। और पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि स्कूल का इतना बड़ा स्टाफ होता है, इतना बड़े ग्रुप डी के लोग होते हैं, उनके वेतन, उनकी सैलरीज, उनका प्रोविडेंट फंड, उनका ईएसआईसी, ये यकीनी तौर पर जिनके साथ जेन्युइन दिक्कत है, बहुत सारे होते हैं, रोजगार लोन चला की गया, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो नहीं बहुत सारी फीस चीजें भरने के काबिल बचे हैं, उनके लिए जाहिर है कि स्कूल प्रबंधन रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन जो सक्षम है उन्हें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। जोनाथन एलाल साहब, ये स्थिति आपके सामने भी आ रही होगी, क्योंकि स्कूल से कॉलेजेस की फीस तो जाहिर है कि ज्यादा होती है, लेकिन इसके साथ प्रश्न यह है कि इसमें कुछ सरकार योगदान दे सकती है क्या, या वाकई सक्षम पेरेंट्स को ही यह कदम उठाना पड़ेगा कि आपको एक तरह से शिक्षा के लिए सहयोग तो करना पड़ेगा? जी, आपने बहुत सही बात बोली। ये प्रॉब्लम हम लोग भी फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं 10.5 साल यूरोप में रहा और 5.5 साल यूएस में रहा, तो वहां का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है। जर्मनी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल एजुकेशन है उन लोगों के लिए फ्री है, नंबर 1, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस हैं और स्कूल एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट फंडिंग से कवर होते हैं। और नेदरलैंड में मैं भी था, तो नेदरलैंड में फ्री नहीं था, लेकिन एक मिनिमम था कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर वहां सब दे देगा, बाकी टैक्सेस से कवर्ड होगा। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के बाहर हैं उनका महंगी फीस होगी, जो कि हमने भी भरी जब हम वहां छात्र थे जी। तो अब इंडिया में प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग सेल्फ फाइनेंस ज्यादातर कोर्सेज करते हैं, अगर हमें फीस नहीं मिलेगी तो हम अपने टीचर्स की सैलरी कैसे भरेंगे? तो ये प्रॉब्लम है। जो हमारे काउंटर पार्ट ने बोला बहुत सही है, जो पेरेंट्स जो पैसा दे सकते हैं वो भी कतराते देने में, बल्कि उनको देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से वेस्ट से हमें सीखना चाहिए, जैसे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि जब बेरोजगारी बढ़ी और लोग कंपनीज शटडाउन कर रहे थे, तो उन्होंने उनके बिहाफ पे सैलरीज टैक्सेस के थ्रू देने लगा कि जब तक कोरोना है हम आपकी सैलरीज, फीस और टैक्सेस देंगे। सिमिलरली एक सिंपल एग्जांपल है, माननीय मोदी जी को अपील करेंगे कि जैसे पीएम केयर फंड्स हैं, जो गरीब बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं तो उसके थ्रू उनकी जाए, ताकि यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स कंटिन्यूटी रखी रहे। हम लोग भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस में कोविड-19 से आ गए, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, हमने बताया कि गरीब भी हैं, अमीर भी हैं,
तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो अमीर वाले वो कहते हैं कि हमारे बिजनेसेस ठप हो गए, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। गरीब कह रहे हैं सर हमारे पापा किसान हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं गवर्नमेंट से जरूर अपील करूंगा कि अगर वो स्टूडेंट्स की फीस भरने में मदद करें थ्रू गवर्नमेंट टैक्सेस, जो हम लोग सैलरी पे टैक्सेस देते हैं, जो हम सब नागरिक टैक्सेस देते हैं, अगर उसके थ्रू कवर कर दे तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। कोई ना नौकरी खोई बैठेगा और सैलरी सब टाइम पे आ जाएगी। ठीक, जाहिर है कि आपका सुझाव सरकार तक पहुंचना चाहिए ब्रजेंद्र सिंह जी, लेकिन एक चुनौती और भी है, और वो चुनौती ये है कि जब स्कूल खुलेंगे, आदेश हो जाएंगे, तब भी क्या अभिभावकों को ये भरोसा दिलाने में अभी स्कूल प्रबंधन सक्षम है कि उनके बच्चे आकर यहाँ सुरक्षित हैं? क्योंकि इस वक्त जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 4 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं कोरोना के केस, 3.5 लाख से ज्यादा हैं। तो ये भरोसा दिलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्कूल अपने पेरेंट्स से आप ये कहिए कि बच्चे को भेजें, तो ये भरोसा भी दिलाइए कि उनका बच्चा आएगा तो सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, राम मोहन जी, देखिए जब से कोरोना का ये शुरू हुआ है, पेंडेमिक सिचुएशन आई है, और ख़ास तौर से अप्रैल के बाद सभी स्कूल के प्रबंधन के लोग इस विषय पर लगातार चर्चा करते रहते हैं, और जो सरकार के दिशा निर्देश आते रहते हैं उनकी भी स्टडी करते रहते हैं, और मेंटली इस रूप में तैयार कर चुके हैं अपने आप को कि जब भी स्कूल खोलने का आदेश दिया जाएगा तो हमें क्या क्या सावधानियां करनी होगी। हाँ, चुनौती है, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है गार्जियन की। जी, गार्जियन के साथ चुनौती है अपने बच्चे की सुरक्षा की। और हम भी ये सोचते हैं कि एक अभिभावक के लिए 2 चीज़ महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। एक उसका रोजगार, चाहे वो किसी भी रूप में हो जी, और दूसरा है अपने बच्चे की सुरक्षा। लेकिन साथ में एक चिंता उसको ये भी है कि भविष्य उसका किस तरह से निर्धारण होगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही सतर्क रहते हैं अभिभावक, लेकिन हम अभिभावकों को ये आश्वासन देना चाहते हैं और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि विद्यालय में वो बच्चे जो भी आएंगे अपने यहाँ घर से जितने ही सुरक्षित अपने आप को, माहौल को पाएंगे। हम लोग रोज नई नई टेक्निक अपना करके, नए नए चीज़ें करके प्रैक्टिकल करते रहते हैं कि अगर बच्चों को लिए बिल्कुल, तो जो नियम कायदे तो सरकार तय कर रही है या जब स्कूल खोलेगी हम सैनिटाइजर तब तय किए जाएंगे कि उनको फॉलो करने के लिए जो अच्छे विद्यालय हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो उस पर काम भी जाहिर तौर पे करेंगे, उन्हें मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। बड़ी बात यही है कि यदि हम सक्षम हैं तो हमें भावना सहयोग की रखनी चाहिए, क्योंकि हम ये ज़रूर जानते हैं कि हर गार्जियन अपनी क्षमता के हिसाब से अपने बच्चे को उससे थोड़े से और बेहतर में, जितनी उसकी क्षमता है, वैसे विद्यालय में, वैसे कॉलेज में पढ़ाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में कहीं कोई इंटरप्शन ना आए, इसके लिए भी प्रयास हमें ही करने पड़ेंगे। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।